मार्केट बहुत बुरी तरीके से गिरा और ऐसे में बात करना तो बनता ही है भाई साहब। 7 लाख करोड़ रुपए स्वाहा हो गए एक ही दिन में। क्या हुआ, कैसा हुआ, आगे क्या चल सकता है, इसके बारे में समझते हैं आज के वीडियो में। देखिए, एक चीज समझिए कि मार्केट कभी आइसोलेशन में कोलैप्स नहीं होता है। मार्केट तब कोलैप्स करते हैं जब फियर हो गया, ग्रीड हो गया, ये सारे इमोशंस उस पर बहुत ज्यादा हावी हो जाते हैं। और 8 दिसंबर 2025 मतलब आज के दिन इंडियन इक्विटीज के साथ एग्जैक्टली यही हुआ। आज का क्रैश सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये कोऑर्डिनेटेड ब्लड बाथ था। एनएससी निफ्टी 50 सीधा 225.90 पॉइंट्स गिर गया था और वहीं पर 25,960 के आसपास क्लोज हुआ। सिर्फ एक दिन में 0.86% का ड्रॉप, जिसके कारण इन्वेस्टर्स का 7 लाख करोड़ रुपीस का वेल्थ कहीं ना कहीं मिट्टी में मिल गया। बीएससी सेंसेक्स बात करें, हमारा के जो कि 609.68 पॉइंट्स मतलब 0.71% टूटकर 85,102 पर सेटल हो गया। इंडियन इक्विटीज के लिए ये पिछले 2 महीने का सबसे बुरा ट्रेडिंग डे रहा। लेकिन दोस्तों, ये जो अमेच्योर्स होते हैं और इंस्टीट्यूशंस होते हैं, इसमें यही फर्क होता है कि रियल स्टोरी ये ड्रॉप नहीं होती है। रियल स्टोरी ये है कि ये क्यों हुआ, और उससे भी इंपॉर्टेंट कि अब आगे क्या होगा वो हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, पहली बात आप ये समझिए कि ये कोई ना नॉर्मल सा करेक्शन नहीं था जो किसी एक इवेंट से ट्रिगर हुआ था। ये 5 परफेक्ट फोर्सेस का कॉन्वर्जेंस था। एक ऐसा स्टॉर्म जिसके बारे में काफी बड़े बड़े लोग बात करते हैं और उसको अपन डिकोड करने की कोशिश करते हैं। रीजन नंबर 1 आप समझिए, वो था एफओएमसी के जो सारे जिटर्स थे। देखिए, जब ग्लोबल डर लोकल स्ट्रेंथ को हरा दे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। देखिए, बात करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की। यूएस के फेडरल रिजर्व की वॉशिंगटन डीसी का एक डिसीजन मुंबई और बैंगलोर में बैठे हुए आप सभी लोगों के पोर्टफोलियो को कैसे हिला सकता है, चूर चूर कर सकता है। इस क्रैश के ठीक 2 दिन बाद 10 दिसंबर को, दैट इज वी आर टॉकिंग अबाउट 10 दिसंबर को, यूएस फेडरल रिजर्व अपना फाइनल पॉलिसी डिसीजन लेने वाला है। हालांकि बॉन्ड मार्केट के 87, जी हाँ, छोटे मोटे नहीं, 87% ट्रेडर्स ये मानकर चल रहे हैं कि 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट आएगा। टारगेट रेट कट करीब करीब 3.5 से 3.75% है। लेकिन असली कहानी है वो अनसर्टनिटी जो पॉलिसी मेकर्स के बीच चल रही है। फेड चेयर जेरोम पोवेल ने साफ कहा है कि दिसंबर रेट कट कोई फॉरगॉन कंक्लूजन यानी पक्की बात नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा है। एफओएमसी के अंदर डिवीजन चल रहा है। कुछ ऑफिशियल्स रेट होल्ड करना चाहते हैं और कुछ कट करना चाहते हैं। यहां एक बाइनरी रिस्क क्रिएट होता है जिससे रिस्क मैनेजर्स और बड़े बड़े हेज फंड मैनेजर्स काफी ज्यादा नफरत करते हैं। अब सिनेरियोस को अपन समझने की कोशिश करते हैं। सिनेरियो ए है कि फेड रेट कट करेगा पर डॉलर फिर भी स्ट्रांग होगा, जो इंडिया जैसे इमर्जिंग मार्केट के लिए बुरी बात है। और सिनेरियो दूसरा अगर देखते हो, फेड सरप्राइज होल्ड कर देगा, तब तो इमर्जिंग मार्केट्स के लिए और बुरी तरह पिटाई होगी। और 8 दिसंबर को इन्वेस्टर्स ने वेट नहीं किया कि कौन सा सिनेरियो सच होगा, उन्होंने पैनिक में ही सेलिंग शुरू कर दी। मैं आपको बता दूं कि बड़े बड़े ब्रोकिंग हाउस के जो लोग हैं उनका क्या कहना है, उनका ये कहना है कि रुपये का लगातार गिरना एफआईआईस को मजबूर कर रहा है सेलिंग करने के लिए। ऊपर से जापानीज बॉन्ड यील्ड्स का बढ़ना कहीं ना कहीं एक रेड सिग्नल बन रहा है और एक बहुत बड़ा खतरा बन रहा है। दूसरा रीजन समझने की कोशिश करते हैं, उसको कहते हैं येन कैरी ट्रेड का अनवाइंडिंग। ये करीब करीब मैं कह सकता हूं ये $1 ट्रिलियन का टाइम बॉम्ब है, $1 ट्रिलियन का। देखिए, ये रीजन सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर्स को कहीं ना कहीं नाइटमेयर दे रहा है। आम इंसान को तो ये समझ में नहीं आता, लेकिन मैं समझाने की कोशिश करता हूं। टोक्यो में कुछ ऐसा हो रहा है जो आपके पोर्टफोलियो को बैठे बैठे कुछ मिनटों में डिस्ट्रॉय कर सकता है। जी हाँ, डिकेड से जापान ने इंटरेस्ट रेट्स नियर जीरो रखे थे। पूरी दुनिया के इन्वेस्टर्स जापान से सस्ते में येन बोरो करते थे और उसे डॉलर में कन्वर्ट करते थे और हाई रिटर्न ऑन एसेट्स में लगा देते थे जहां पर ज्यादा रिटर्न मिलता था। इसे कहते हैं येन कैरी ट्रेड। ये ट्रेड $1 ट्रिलियन का एस्टिमेटेड है का टाइम बॉम्ब है जो ग्लोबल मार्केट्स को सपोर्ट कर रहा था। पर अब ये इंजन फेल हो रहा है। जापानीज गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड्स 2008 के बाद हाईएस्ट लेवल पर हैं, जो 2022 में 0.07% थे, वो अब
0.81% पर है। इसका मतलब सिंपल है, जापान से पैसा उधार लेना अब और ज्यादा महंगा हो रहा है। जब कैरी ट्रेड अनवाइंड होता है तो इन्वेस्टर्स अपने फॉरेन एसेट्स मतलब इंडियन स्टॉक्स बेचता है ताकि वो वापस येन खरीद कर अपना लोन चुका सके। अगर इस $1 ट्रिलियन का 10% मात्र 10% भी अनवाइंड हुआ तो इमर्जिंग मार्केट्स, इंडिया भी एक इमर्जिंग मार्केट है, वहां से $100 बिलियन गायब हो जाएंगे। 8 दिसंबर को ये जापानीज बॉन्ड यील्ड्स का स्पाइक ही था जिसने ग्लोबल लिक्विडिटी को सोचने पे मजबूर कर दिया। बाय द वे, आपको सोचने पे क्या मजबूर कर रहा है इस चैनल को सब्सक्राइब करने से और इस वीडियो को लाइक करने से, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा, लेकिन समझते हैं। तीसरा रीजन, डोमेस्टिक एंगल को भी हमको समझना जरूरी है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स उर्फ एफआईआईज भयंकर स्पीड से पैसे निकाल रहे हैं। नंबर्स अगर देखें तो दिमाग आपका हिल जाएगा। कैलेंडर ईयर 2025 में अब तक 1,55,495 करोड़, जी हां, इतने की सेलिंग एफआईआईज कर चुके हैं। सिर्फ दिसंबर के पहले हफ्ते में ही 11,820 करोड़ गायब हो चुके हैं। नवंबर में 11,592 करोड़ निकाल चुके हैं। एफआईआई फुल रिट्रीट मोड पे है क्योंकि सिंपल आंसर है, करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है। 2025 में रुपी डॉलर के मुकाबले 5% टूट चुका है और 8 दिसंबर को 90.15 के हिस्टोरिक लो पर पहुंच गया है। जब एफआईआईज इंडिया में स्टॉक्स बेचते हैं और रुपी कमजोर होता है तो उनका एक्चुअल रिटर्न डॉलर टर्म्स में और कम हो जाता है। ये एक विशियस साइकिल होता है। एफआईआईज बेचते हैं, रुपी कमजोर होता है, पैनिक में और एफआईआईज बेच देते हैं, रुपी और ज्यादा टूट जाता है। 8 दिसंबर को दोपहर 12 बजे के आसपास जब निफ्टी ने 26,000 का लेवल तोड़ा तब ये एफआईआई सेलिंग अपने पीक पर थी। अब समझते हैं फाइनल 2 रीजन जो मुझे लगता है जो इस बहुत बड़े मोमेंटम वीकनेस को लेके आया था, कहीं ना कहीं थोड़ा सा जीडीपी से रिलेटेड है। देखिए, इंडिया की जीडीपी 8.2% ग्रो कर रही है, दुनिया में सबसे ज्यादा फास्टेस्ट। इन्फ्लेशन 0.25% के मल्टी ईयर लो पर है, फिर भी रुपी 90.38 पर क्यों है? इसका जवाब है ऑयल इंपोर्ट्स और कैपिटल फाइट। इंडिया अपना 80% ऑयल इंपोर्ट करता है, क्रूड ऑयल 63 से $64 पर है जो कि इंपोर्ट बिल बढ़ा रहा है। साथ ही एक हिडन फैक्टर भी है, इंडिया यूएस ट्रेड का डील। यूएस डेलीगेशन 10 से 12 दिसंबर को दिल्ली में है। इन्वेस्टर्स अनसर्टेनिटी प्रीमियम पे कर रहे हैं। जब तक डील फाइनल नहीं होती है आपको समझ के चलना पड़ेगा कि मार्केट में नर्वसनेस रहेगी। तो अब समझते हैं कि किस सेक्टर की सबसे ज्यादा पिटाई हो रही है। पिटाई हो सकती है सेक्टरल आउटलुक के हिसाब से। तो 8 दिसंबर आज की अगर मैं बात करूं तो सब सेक्टर्स बराबर नहीं गिरे। निफ्टी रियलिटी 3.5% डाउन हुआ, सबसे ज्यादा बुरा हाल यहीं पर है। रियल एस्टेट लिक्विडिटी क्रंच के डर से टूट रहा था। उसके बाद अगर मैं डिफेंस की बात करूं तो निफ्टी का डिफेंस भी 3.68% डाउन था। डिफेंस स्टॉक्स जो कि सेफ माने जाते थे वो भी गिर रहे हैं। निफ्टी पीएसयू बैंक्स की बात करूं तो 3% डाउन थे। स्टॉक्स की बात करें तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स बीईएल नियरली 5% डाउन है और इंडिगो 4% डाउन है। लेकिन ध्यान दीजिए, टेक महिंद्रा और विप्रो हरे निशान ग्रीन में थे। ये क्लियर सिग्नल है कि मार्केट रिस्क ऑफ मोड में है और आईटी और प्राइवेट बैंक्स की तरफ कहीं ना कहीं जो स्मार्ट मनी वो थोड़ा सा आज के दिन पे शिफ्ट हुआ था। ब्रॉडर मार्केट में मिड कैप इंडेक्स 1.7% और स्मॉल कैप इंडेक्स 2.2% टूटा। एडवांस डिक्लाइन रेशियो की अगर मैं बात करूं तो भाई हर एक बढ़ने वाले स्टॉक के सामने 4 स्टॉक्स गिर गए। तो अब समझने की कोशिश करते हैं कि भाई आने वाला समय क्या कर सकता है। टेक्निकल लेवल्स के हिसाब से हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। टेक्निकल लेवल्स जो आप लोग भी अपने निफ्टी के चार्ट्स पे देखेंगे तो आपको दिखेगा कि निफ्टी ने जो 26,000 का जो एक बहुत ही कोर साइकोलॉजिकल लेवल है उसको तोड़ दिया और 25,960 के आसपास क्लोज हुआ है। देखिए चार्ट्स पे ये 26,000 एक साइकोलॉजिकल एक स्ट्रॉन्ग लेवल बनता है। तो इमीडिएट सपोर्ट जो अब दिखता है कि देखो एक ऑप्शन है कि भैया तुम कल के कल 26,000 के ऊपर ही चले जाओ, पर नहीं जाता है, वीकनेस रहता है तो 25,700 के आसपास नेक्स्ट सपोर्ट होता है। लेकिन अगर 25,700 का सपोर्ट टूटता है तो भैया 25,400 के द्वार खुल जाते हैं। रेजिस्टेंस की बात करें तो पुराना सपोर्ट बनता है अगला रेजिस्टेंस, ये हमने थ्योरेटिकली समझा है। तो 26,300 26,100 एक बहुत बड़ी रुकावट बनती है। आरएसआई बेरिश क्रॉसओवर दिखा रहा है और निफ्टी अपने 20 डे ईएमए के नीचे क्लोज हुआ है, जो ट्रेंड रिवर्सल के भी साइन बहुत बार देखा जाता है। अगले 7 से 14 दिन में क्या हो सकता है आप समझिए। कुछ सिनेरियोस बताता हूं। पहला सिनेरियो,
40% चांस इसके रहते हैं कि रिलीफ रैली हो सकती है। अगर दिसंबर 10 को फेड रेट्स कट करता है, मार्केट 2-3 दिन में रिकवर करने के अभाव दिखाएगा। ये डिपेंड करता है फेड पे। अगर हॉकिश बोल देता है फेड कुछ भी, तो स्ट्रिक्ट रहता है अगर, तो कहीं ना कहीं ये 25,700 का लेवल तोड़ के 25,000 की तरफ टक 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 करके आ जाएगा। तो इंपॉर्टेंट क्या हो रहा है कि 10 तारीख तक का हमको प्लानिंग देखना पड़ेगा कि भैया फेड क्या कहता है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। अब आपको क्या करना चाहिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल तो ये होता है। देखिए कि इन्वेस्टर के तौर पर आपको ये करना चाहिए कि ट्रेडर्स जो हैं वो अभी इमीडिएटली जंप नहीं करना चाहिए, उनको अपने पोजीशंस कम रखनी चाहिए। 25,900 25,850 के आसपास जो सपोर्ट है उसका वेट करना चाहिए। एफओएमसी की मीटिंग के बाद ही ट्रेड डिसाइड करना चाहिए। स्टॉप लॉस उनको बहुत ज्यादा टाइट रखना चाहिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की बात करूं तो उनको पैनिक नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंडिया में ग्रोथ स्टोरी आगे भी चलेगी, तो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं कर रहा है। क्वालिटी वाले स्टॉक्स वो लोग अकोमोडेट कर सकते हैं फ्रॉम प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर एज वेल एज आईटी सेक्टर। एसआईपीज आपको बंद नहीं करनी है। अब आपको धीरे धीरे करके मौका मिलेगा जहां पर आप टॉपअप एसआईपीज करेंगे, अपने एसआईपीज के लेवल को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। अगर क्रूड ऑयल, देखिए ब्लैक स्विन एक रिस्क हो सकता है, वो ये है कि अगर क्रूड ऑयल $65 $65 के ऊपर चले गया या फिर फेड ने रेट बढ़ा दिए, तो भैया कैश लेवल थोड़ा सा बढ़ा लेना। एक चीज याद रखिए, डीआईआईज मतलब डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने 5 दिसंबर को 4,000 करोड़ की बाइंग की थी जब एफआईआईज बेच रहे थे। हमारा डोमेस्टिक सपोर्ट सिस्टम काफी ज्यादा स्ट्रांग है। ये 2013 या 2008 वाला इंडिया नहीं है जहां पर एफआईआईज बेच के जाएं तो सब कुछ खत्म हो जाता है। तो डीआईआईज की एक्टिविटीज पे हमको खास नजर रखना है। तो हाल फिलहाल के लिए एक चीज समझ लीजिए, एडवांस में बता रहा हूं, 10 तारीख एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट होने वाला है। फेड के इस डिसीजन पे निर्भर करेगा कि मार्केट किस रुख पे चलने वाला है। वेल्थ तब बनती है जब फियर के टाइम पर क्वालिटी लोग खरीदते हैं। इंडिया का फाइनेंशियल ईयर 26 का जीडीपी फोरकास्ट 7.3% है। एक दिन की सेलिंग से 5 साल की ग्रोथ स्टोरी खत्म नहीं होगी। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स टिके रहें, ट्रेडर्स सतर्क रहें और 10 तारीख तक अपनी पोजीशंस कम रहें। स्टे डिसिप्लिन्ड, स्टे इन्वेस्टेड। वीडियो में कुछ भी पसंद आया, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। टिल देन कीप अर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग, कीप ट्रेडिंग।